ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल में जारी है मंथन मध्य प्रदेश, सीधे आपको वहां ले चलते हैं। शिवराज जी, आपने सिंहस्थ किया, बहुत अच्छे तरीके से सिंहस्थ का आयोजन हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप उतने ही लगने लगे। क्या बात है? जबकि अगर आप इतना कंट्रोल कर रहे हैं तो सिंहस्थ में उस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिंहस्थ में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हमारे प्रतिपक्षी मित्रों को और कोई मुद्दा नहीं मिलता था तो 4 लाख के घड़े अगर 24,000 पुलिस वाले तंबुओं में गर्मी में रह रहे थे अप्रैल और मई की, उनको पानी के लिए खरीदे गए तो मित्रों ने 2-3 जीरो लगा के उनको 4 करोड़ कर दिया। कोई पूरा सेट खरीदा गया तो एक चीज बता दी उसमें से। अगर बात को केवल आरोप लगाना हो तो आरोप लगाने के लिए आरोप कोई भी लगाए जा सकते हैं, और मैं इसमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी इसलिए महसूस नहीं करता कि जनता जनार्दन ने वो सिंहस्थ देखा है और उस सिंहस्थ में जो कुछ हुआ है उसको महसूस किया है। जहां तक आरोपों का सवाल है तो ये लोकतंत्र में आरोप तो आरोप कौन लगाने वाले? आपने तो अपने अपोजिशन को भी खत्म कर दिया है। आरोप यही अगला सवाल है अनुराधा जी हमारा। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। मंथन में शिवराज सिंह चौहान से जरा सुनिए हमारा अगला सवाल क्या है। क्या शिवराज ने मध्य प्रदेश में अपने सारे विरोधियों को खत्म कर दिया है? शिवराज जी, लेकिन कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि आप बड़े आराम से मध्य प्रदेश में शासन कर रहे हैं। कांग्रेस की हालत आप देख ही रहे हैं, कोई ना एक चेहरा है, ना आपस में उनके एकजुटता है। एक मजबूत राजनीतिक चुनौती आपको नहीं मिल पा रही, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, रोज चुनौतियां मिलती है, चुनौतियां का मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं। चुनौतियां तो रोज आती हैं। और मित्र भी, हमारे प्रतिपक्ष के मित्र कांग्रेस के लोगों को मैं अपना साथी और मित्र मानता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में कोई वैचारिक मतभेद होते हैं, बाकी झगड़े नहीं होते। ये अलग बात है कि वो क्या मानते हैं। लेकिन एक दिग्विजय सिंह को छोड़ करके ज्यादातर तो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं सब आपके दोस्त, भाई, बंधु हैं। दिग्विजय सिंह हाँ आपको ट्विटर के जरिए बहुत कुछ कहते रहते हैं, नहीं, बाकी मित्र भी बहुत कहते हैं। बाकी जितने हैं वो सब मित्र हैं आपके। क्या बात है? देखो, मित्र तो दिग्विजय सिंह भी है, उसमें कोई दुश्मन तो मैं मानते नहीं किसी को। मैं तो मानता हूं एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है, तो दुश्मन कहां हुए? सियाराम में सब जग जानी, सब में वही है, तो मित्र तो सब है अपने, कोई भेद नहीं मानता। ये जो इनकी खूबी है ना, इस खूबी को मानना चाहिए कि हर किसी को समेट के एक चादर के अंदर कर दिया। अब सब जो है वो सियाराम के नाम पर सब शिवराज नाम कर डट रहे हैं। नहीं, लेकिन जहां तक विरोध का सवाल है, सारे प्रतिपक्षी मित्र अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। अब चुनाव में 2 साल के करीब रह गया शिवराज जी, इसीलिए हम ये सवाल भी पूछ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अगले चुनाव में कैसी चुनौती आपको मिलने वाली है? आपको लग रहा है कि आसान हो जाएगी आपकी राह? क्योंकि कांग्रेस आपकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी है राज्य में। जैसा मैं कह रहा था, ना वो अपना कोई नेता चुन पा रहे हैं ठीक से, ना उनके पास उतना चेहरा है, ना वो इतना ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। आपको भी ऐसा लग रहा है दिग्विजय सिंह के अलावा, जैसे अनुराधा जी? और इसलिए एक तरफ जन कल्याणकारी योजनाएं, दूसरी तरफ प्रदेश का विकास, समाज के हर वर्ग का कल्याण करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश, कैसे पर कैपिटा इनकम बढ़े उसके प्रयास। तो हमारा अपना रोड मैप है, हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट एक बना रखा है, और वो विजन डॉक्यूमेंट मध्य प्रदेश के विकास का और लोगों के कल्याण का एक रोड मैप है। उस पर हम तेजी से चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम दूसरों को देख के काम नहीं करते, हम अगले चुनाव की चिंता भी नहीं करते। अभी तो हमें चिंता ये कि ये जो 5 साल के लिए जनता ने हमें जनादेश दिया है, इन 5 साल में हम कैसे बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। हमारी चिंता केवल वर्तमान की है कि आज हम कैसे बेहतर से बेहतर काम करें। संघ का सर्वे था, कुछ और एक एनालिसिस भी है, वो ये कहते हैं कि ये वाला चुनाव आने वाला आपके लिए सबसे मुश्किल चुनाव होने वाला है। आप 2 चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन सबसे कड़ी परीक्षा आपकी इस वाले चुनाव में होने वाली। देखिए, मैंने कहा कि हम वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान को देखते हैं, वर्तमान में बेहतर से बेहतर काम करने का हम प्रयास करते हैं। जहां तक सुधार की गुंजाइश है, मैं खुले मन से स्वीकार करता हूं कि और बेहतर करने की कई क्षेत्रों में जरूरत है, करना चाहिए, वो हम करने की कोशिश भी करेंगे। और इसलिए हम और अच्छा कैसे कर पाए, मेरी दिन और रात अगर चिंता कोई रहती है तो वो यही रहती है। लेकिन चौथी बार आपके लिए टफ होगा इलेक्शन जीतना। मैंने कहा कि आज हम इलेक्शन देख ही नहीं रहे। मैं ये मानता हूं कि आप बेहतर काम करेंगे तो लोकतंत्र में आप सदैव चुनाव जीतेंगे। जनता काम करना पसंद करती है, जनता आडंबर पसंद नहीं करती, जनता नारे पसंद नहीं करती, जनता उठापटक पसंद नहीं करती। जनता तो बेहतर काम कौन करता है? आज अगर आप देखेंगे अलग अलग प्रदेशों में, तो मैं अधिकांश प्रदेशों की बात कह सकता हूं, या केंद्र में हम देखें कि अगर माननीय मोदी जी
प्रधानमंत्री है तो इसलिए कि उन्हें बेटर परफॉर्म पहले किया और अब बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जो अच्छा करेगा वो चुनाव जीतेगा। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं, मन से मानना है। राहुल गांधी तो बार बार कहते हैं सिर्फ जुमले हैं, सिर्फ जुमले हैं, मोदी जी जुमलों के अलावा और कुछ करते नहीं। अब राहुल जी का मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन धीरे धीरे वो जुमला बन के रह गए हैं। अब बाकी कुछ नहीं हो पाता तो वो इसी तरह की बात करते हैं। लेकिन जुमलेबाजी तो आपके परिवार में, कोट एंड कोट परिवार में खूब चल रही है। जिसको देखिए वही जुमले दे रहा है, चाहे वो आपका एक बृहद जो परिवार है, जो संघ परिवार है, उसकी तरफ से जो बातें उठ रही हैं, क्या आपको लगता है कि उन बातों के कारण आपके ऊपर भी चैलेंजेस होंगे? जैसे आपके खुद के भाई हैं मनोहर लाल खट्टर, आजकल वो बीफ की खोज कर रहे हैं, बिरयानी में बीफ की खोज की जा रही है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए भी इस तरीके के चैलेंजेस आने वाले हैं? क्या आने वाले? कहीं किसी चैलेंज का सवाल नहीं है। जहां तक वैचारिक परिवार है, उसका अपना लक्ष्य है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए व्यापक संदर्भ में सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कई बार बात का बतंगड़ बनता है, कई बार राई का पहाड़ बनता है, लेकिन हम सब सावधानी से काम करने की कोशिश। लेकिन गौ रक्षा के नाम पर जिस तरीके की विजिलेंटे ग्रुप्स जो बने, क्या ऐसे ग्रुप्स आपके भी स्टेट में है कि जो गौ रक्षा के नाम पर जिन्होंने तमाम तरीके के जैसे कहे कानून को अपने हाथ में ले लिया? हम लोग कानून के राज के पक्षधर हैं। जहां तक गौ रक्षा का सवाल है, श्रद्धा और आस्था का विषय है, हम लोग भी उसको मानते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर सबको काम करना पड़ेगा। कानून के ऊपर कोई नहीं है। तो मंथन में शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं, और भी कुछ और बातें उन्होंने इस मंच पर साझा की हैं। आइए सुनवाते हैं आपको वो भी हिस्सा। इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दौरों तक सीमित रह गया? क्या हो रहा है? नहीं, हमने रियलिटी क्या है? पिछला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने किया था इंदौर में लगभग 2 साल पहले। 1 साल 11 महीने हुए हैं, और ये बात सच है कि 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का आश्वासन हमको निवेशकों ने दिया था। उसमें से लगभग 2,75,000 करोड़ रुपया का निवेश हमारे प्रदेश में आ गया। जहां तक निवेश का सवाल है, निवेश कोई एक साथ आज कह दिया और इकट्ठा के इकट्ठा आ जाएगा, ये नहीं होता। निवेश की अपनी एक प्रक्रिया होती है। जब पैसा लगाते हैं तो कई तरह के आश्वस्ति लोग चाहते हैं, और एक प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है। उनको जमीन का अलॉटमेंट चाहिए, फिर उनका लोन है, फिर उसके बाद जिस इकाई को उनको लगाना है, उस इकाई को लगाने के लिए कई तरह की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। तो आज 1.5 साल पहले घोषणा की और जितनी की पूरा आ जाएगा, ये नहीं होता। ये भी मैं कहता हूं 100% कभी नहीं आता। आज किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का मन बना, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, उसने घोषणा कर दी, कल दूसरी परिस्थितियां आ गई तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन फिर भी रिसेशन के, मंदी के इस दौर में मध्य प्रदेश में 2,75,000 करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतरा है। मैं मानता हूं कि ये बड़ी उपलब्धि है, और बड़े निवेशक को छोड़ दें तो लगभग मध्य प्रदेश की धरती पर जो छोटे निवेशक हैं, जो छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग लगाते हैं, लगभग 50,000 रजिस्ट्रेशन पिछले 1.25 साल में हुआ है। और ऐसे छोटे छोटे इकाइयों में भी लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। जहां तक अभी न्यूयॉर्क का सवाल में गया था, तो आईटी के सेक्टर में जो निवेश हमारे यहाँ आने वाला, आईटी में निवेश कम आता है, रोजगार ज्यादा मिलता है। कुछ उद्योग ऐसे रहते हैं कि 5,000 10,000 करोड़ के निवेश पे 500 लोगों को भी रोजगार नहीं मिलता। लेकिन टेक्सटाइल में, आईटी के सेक्टर में आप जाएं तो कम निवेश में ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, और इसलिए आईटी सेक्टर में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसी संभावना है जो लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है। लेकिन क्या आपने वन विंडो सिस्टम किया है? क्योंकि प्रॉब्लम तो निवेशक आना चाहते हैं, हर जगह आना चाहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और जो सिस्टम का अपना जो एक रेड टेपिज्म होता है, उसके कारण निवेशक कहीं ना कहीं पीछे भागने लगते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने काफी बेहतर काम किए हैं, और मध्य प्रदेश देश के प्रमुख 5 राज्यों में से एक है। जहां तक सिंगल विंडो का सवाल, हमका विंडो क्या, पूरा दरवाजा ही खोलो, इसलिए हमने एक सिंगल टेबल कॉन्सेप्ट बना रखा है। हर सोमवार को मैं खुद निवेशकों से जो मिलना चाहते हैं मैं मिलता हूं। मेरे अफसर, मेरे मंत्री सारे साथ बैठते हैं, और निवेशक की वो समस्या जिसका हम समाधान कर सकते हैं। अगर कोई सब छूटे चाहे तो हम आग बंद करके नहीं दे सकते, लेकिन जो हम दे सकते हैं तत्काल देते हैं, जो नहीं दे सकते उसके लिए बना करते हैं। ऐसा कोई बेल्ट है जिसको आप कह सकते हैं कि नहीं, मैं ऐसी परियोजना है कि चाहे वो आईटी हो या मेडिसिन हो, या एक ऐसा कोई प्रोफेशन हो, एक ऐसा कोई निवेश का दायरा हो जिसमें कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पे बने, जिसमें कि मध्य प्रदेश ऐसा बने कि मेडिसिन के बारे में, अगर आपको मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिसिन, इन सब के बारे में जानो तो मध्य प्रदेश में जाइए।
आईटी के ऊपर जाना हो तो मध्य प्रदेश में जाइए। कोई एक ऐसा सिंगल आपने कोई प्रावधान किया? देखिए, एक कहना कठिन है क्योंकि आईटी के सेक्टर में टीसीएस, इन्फोसिस से लेकर कई छोटी और बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में आ रही है। हम आईटीआई को प्रमुखता इसलिए देना चाहते हैं कि हमारे पास कई इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारे पास टेक्नोक्रेट्स हैं और उसमें रोजगार मिलता है, तो हमको लगता है हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हम उसको प्रमुखता दे रहे हैं। टेक्सटाइल में हमारी रुचि इसलिए कि टेक्सटाइल कई लोगों को रोजगार देती है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग हमारी एक और प्राथमिकता का क्षेत्र है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो किसानों का कृषि उत्पाद का वैल्यू एडिशन यही होता है, किसान को भी ठीक दाम मिलता है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। और इसलिए फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे बाबा रामदेव जी हो, चाहे आईटीसी हो, चाहे कोका कोला जैसे ग्रुप हो, वो भी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं।